अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में, जो इंडिया में उस एशियन टाइम्स में जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, मतलब जितनी बड़ी सिटीज़ थी जो ट्रेड के लिए जानी जाती थी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्रोमिनेंट सिटी थी वो थी पटना। ये बहुत समय तक जो है अपने टाइम पे एक प्रोमिनेंट सिटी रही। ये अशोक की, सम्राट अशोक की कैपिटल सिटी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की भी थी, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी तक इसकी इम्पोर्टेंस रही थी। तो आप देखेंगे ये अपने एक्सपोर्ट्स, स्टोन के एक्सपोर्ट्स के लिए जानी जाती थी उस समय। दूसरा पेशावर है, पेशावर जो पाकिस्तान में है, अपने वूल के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, और यहाँ पे हॉर्सेस का इंपोर्ट होता था। मतलब जो हॉर्स बेचने वाले थे वो इस सिटी में आकर अपने हॉर्सेस को बेचते थे, फिर यहाँ से पूरे इंडिया में बाकी शहरों में जाते थे हॉर्सेस। तक्षशिला और नालंदा दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे एजुकेशन हब माना जाता था। तो तक्षशिला एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहाँ बुद्धिस्ट की पढ़ाई होती थी, और ये उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से एक तक्षशिला भी था। और ये ना केवल लर्निंग सेंटर था बल्कि एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर भी था, क्योंकि ये एक सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड रूट का काम करता था। सेंट्रल एशिया से जो इम्पोर्टर्स यहाँ पे आते थे इंपोर्ट करने के लिए, वो तक्षशिला में ही रुकते थे, और इंडिया से भी जो सेंट्रल एशिया जाने वाले हैं वो तक्षशिला होकर ही जाते थे। इंद्रप्रस्थ, जिसे आजकल हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, दिल्ली भी आज भी जो है एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर है, जहाँ पे पूरे देश का जो फिनिश गुड्स होता है वो असेंबल होता है, बेचने के लिए आता है, होलसेल मार्केट है पूरी, और वहाँ से फिर ऑल ओवर इंडिया जो है वो बेचने के लिए निकलता है। वैसे ही पुराने ज़माने में एशियन टाइम्स में भी जो इंद्रप्रस्थ था वो एक सारी रोड्स जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लिंक करती थी रोड्स, उनके कंजक्शन पॉइंट पे था ये सिटी। तो इसलिए ये बहुत ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हुआ, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। कि मथुरा एक प्रोमिनेंट सिटी है जो इंद्रप्रस्थ के पास ही है। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में जो रोड लिंक होती है उसके बीच में ही सिटी लाई करती है। तो ये भी उस वक्त एक मेन ट्रेडिंग सेंटर था। वाराणसी, जिसे आज भी वाराणसी ही है, उसको वो ईस्ट जब जाते थे लोग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये उसको लिंक करता था। वाराणसी उस वक्त एक सेंटर था जो नॉर्थ और ईस्ट को लिंक करता था। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। आज भी जो है सिल्क साड़ीज जो होती है, बनारसी सिल्क जिसे बोलते हैं, वो ही मशहूर है। उस वक्त भी बनारसी गोल्ड सिल्क क्लॉथ के लिए मशहूर था ये। और सैंडलवुड के ऊपर जो काम होता है, जो क्राफ्टमैनशिप होती है, जो वर्कमैनशिप होती है, उसके लिए ये मशहूर था। तो मिथिला सिटी, जो ये मिथिला भी उस वक्त एक प्रोमिनेंट सिटी थी, जो इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, उनके साथ जो है ये ट्रेडिंग लिंक्स इस्टाब्लिश कर रखे थे। यहाँ तक कि चाइना में भी इन्होंने एक ट्रेडिंग कॉलोनी अपनी इस्टाब्लिश कर रखी थी, जहाँ पे हुनान जो वहाँ का प्रोविंस है साउथ चाइना में, वहाँ पे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी इस्टाब्लिश कर रखी थी। उज्जैन में कपड़ों के लिए जाना जाता था। उज्जैन, यहाँ पे मुस्लिम क्लोथ, खानिलिन क्लोथ, मेलो क्लोथ, अगाते क्लोथ जो है बहुत फेमस था ये उसके सेलिंग के लिए। सूरत, जो आज भी एक प्रोमिनेंट सिटी है टेक्सटाइल्स को लेकर, ये मुगल पीरियड में इसको प्रोमिनेंट मिला। ये सिटी फ्लरिश हुई मुगल पीरियड के दौरान अपनी जरी साड़ीज़ की वजह से। जो बॉर्डर पे गोल्ड का काम होता है साड़ीज़ में, इसको जरी साड़ीज़ बोलते हैं, उसके लिए ये मशहूर हुआ सिटी। ये इतनी मशहूर सिटी हो गई कि इसकी जो हुंडी होती थी, तो उसकी जो हुंडी को ईरान और इजिप्ट में भी ऑनर कर दिया जाता था। फिर कांचीपुरम साउथ सिटी है तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम भी सिल्क की साड़ी के लिए जानी जाती है, लेकिन उस वक्त जो है कांचीपुरम में चाइनीज जहाज आते थे, वो यहाँ पर पर्ल्स, ग्लास और रियल स्टोन परचेज करते थे यहाँ से, और साथ में यहाँ पे गोल्ड और सिल्क बेच के, चाइनीज सिल्क बेच के जाते थे, और गोल्ड भी बेच के जाते थे। फिर मदुरा, ये भी साउथ में ही है। ये पांड्यास की किंगडम होता था, पांड्यास साउथ में, उनका कैपिटल सिटी था, और ये अपने फिशरीज और पर्ल्स के लिए जाना जाती थी, एक्सपोर्ट फिश एंड पर्ल्स के लिए।
बरोच गुजरात में है, वेस्टर्न स्टेट है, इंडिया का प्रोमिनेंट वेस्टर्न सिटी थी बरोच। उस वक्त ये नर्मदा रिवर के बैंक्स पे स्टैब्लिश थी, एक प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर था। कावेरीपट्टनम, ये तमिलनाडु में कावेरीपट्टनम, ये भी उस वक्त बहुत प्रोमिनेंट सिटी। यहाँ पे ये साइंटिफिकली इंडिया की साइंटिफिकली इस्टेब्लिश सिटी थी। मर्चेंट्स को लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटीज़ मिली हुई थी बहुत अच्छी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग होता था बहुत ज़्यादा। फिर जितने फॉरेन मर्चेंट्स थे जो इंडिया में आते थे, वो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है कावेरीपट्टनम में बना रखा था। यहाँ से जो ट्रेड होता था चाइना को होता था, मलेशिया, इंडोनेशिया और फार ईस्ट तक होता था। ये जो कम्युनिटीज़ होती थी, परफ्यूम्स थे, कॉस्मेटिक्स थे, सेंट, सिल्क, पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। कावेरीपट्टनम वाज आल्सो फेमस फॉर इट्स शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए भी मशहूर था कावेरीपट्टनम। फिर ताम्रलिप्ती है, ताम्रलिप्त ये पोर्ट है, मेजर पोर्ट जो वेस्ट और फार ईस्ट को लिंक करता है इंडिया में। हम लोग पढ़ेंगे मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या थे उस समय, ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा, उसी को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेजर एक्सपोर्ट्स कौन कौन से थे और मेजर इंपोर्ट्स कौन कौन से थे। एक्सपोर्ट्स में सबसे पहला नाम स्पाइसेस का आता है, जिसकी इंडिया उस वक्त इकलौता कंट्री देश था जहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता था, और ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट होता था। वीट भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिगो, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिगो की प्लांटेशन यहाँ पे स्टार्ट कराई, और वो यहाँ से फिर जो है इंडिगो जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा। ओपीएम भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्टार्ट हुआ। सीसम ऑयल, कॉटन, हाइट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स थे, हाइट्स, स्किन, फर, हॉर्न्स, ये एनिमल प्रोडक्ट्स जो है ये भी इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। ग्रेनाइट्स, कॉपर, पर्ल्स, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंपोर्ट्स में सबसे पहला नाम हॉर्सेस का आता है, जो अरब कंट्रीज से इंडिया में आते थे। चाइनीज सिल्क यहाँ पे इंपोर्ट होता था। लिनन क्लॉथ, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, लेड, रूबीज, कोरल्स, ये सब जो है इंडिया में नहीं पाए जाते थे, ये बाहर से इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया की जो पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पोजीशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडिया जो है 180 से 1991 तक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंडिया जो है एक समय पर 1/3 से 1/4 टोटल जो वर्ल्ड की वेल्थ थी उसको कंट्रोल करता था। मतलब इंडिया में पाया जाता था ये पूरा वेल्थ 1/3 से 1/4, लगभग 25% से 33.3% तक। इसलिए उनको इंडिया को उस वक्त स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना गया विदेशों में। जितने भी फॉरेन राइटर्स इंडिया में आए उन्होंने यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी थी, इंडियन सिटीज़ की जो प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, उसको देखकर अपनी किताबों में उसको डिस्क्राइब किया, जिसको फिर वहाँ के जब वो अपने देश में गए तो वहाँ के लोगों ने उसके बारे में जाना। 18वीं सेंचुरी आने तक, 18वीं सेंचुरी में यूरोप ने बहुत तरक्की कर ली थी। 18वीं सेंचुरी में इंडिया जो है वेस्टर्न यूरोप से पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशंस के मामले में और न्यू आइडियाज़ के मामले में। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यूरोप में स्टार्ट हुआ, इंडिया में नहीं हुआ था। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो यूरोप में हो रही थी, इंडिया में उस वक्त नहीं हुई थी। तो इंडिया जो है पिछड़ गया था इस मामले में। और ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडिया जो उस पर सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था, वो एक रिच कंट्री तो था क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो कंट्री जो है एक रिच कंट्री होते हुए भी पुअर पीपल की कंट्री बनकर रह गई। मतलब अंग्रेजों ने इंडियंस को गरीब बना दिया, भले ही हमारा देश रिसोर्सेज के मामले में अमीर था, रिच था। इसको इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट एडी में इंडिया जो है 32% पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। तो 1000 AD में भी 32% ही कंट्रोल कर रहा था, मतलब कोई गिरावट नहीं आई थी 180 से 1000 AD तक। फिर 1500 AD में देखिए गिरावट आई, 32% से 24.36% हो गया। मतलब जो पहले 1 पोजीशन पे था 1500 आते आते वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। फिर 1600, 1700, 1715 AD तक ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही रहा। 25% वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता रहा इंडिया, मतलब यहाँ तक प्रोमिनेंट रहा। अब देखिए एकदम 1870 में 9.2% हुआ। ये वो दौर था
जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए और उन्होंने जो है इंडियन स्टेट्स पे कब्जा करना स्टार्ट किया और अपनी पॉलिसीज से इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी। फिर देखिए 1900 आते आते 2% रह गया, मतलब यहाँ पूरी तरह से खत्म कर दी गई इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड का टोटल आउटपुट का 2% इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था 1900 में। ये ब्रिटिशर रूल अपने चरम पे पहुंच रहा था। 1930 में और प्रोडक्शन कम हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का एक भी 5.4% ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हुई, इंडियन प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से शेयर जो है 2% से बढ़कर 3.8% हो गया था 1952 में। इंडियन इंडिपेंडेंट होने के बाद भी 1973 में हमारा शेयर 3.8 से 3.1 हुआ। आज की डेट में भी हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी का 3% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये शो करता है कि 32% से कितने प्रोमिनेंट पोजीशन थी पहले और अब कितनी पोजीशन हमारी रह गई है, जिसकी वजह से 1991 में हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया गया। बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए और हमारी इकोनॉमी को काफ़ी चेंज किया गया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया 1952 में। पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें ज़्यादा फोकस जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के सेटअप करने पर, जो IITs सेटअप हुए इसी के दौरान सेटअप हुए, स्पेस इंस्टीट्यूट इसरो सेटअप हुआ, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए। 95 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन पर फोकस किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा जो है फेवरेबल बैलेंस नहीं रहा, काफ़ी दिक्कतें आई हम लोगों को इकोनॉमी में। उसके कुछ मेजर कारण थे कि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी थी। जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, उसकी कैपिटल की कमी थी। देश में कैपिटल नहीं था, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्री सेटअप करता। फिर हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत तेज़ी से बढ़ी इस दौरान, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत सुधार आया, जिसकी वजह से डेथ रेट काफ़ी कम हो गई। लेकिन बर्थ रेट हमारी वही रही, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। इन 1950 से पहले हमारी पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, जो आज की डेट में 135 करोड़ हो चुकी है। तो इससे पता चलता है पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। फिर हमारे जो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, चाइना है, हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस वक्त से ही हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, जो आज भी है और गवर्नमेंट का फोकस उसके ऊपर है। लेकिन जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो जो FDI था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया में आने लगा। इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो गया। उसकी वजह थी कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसकी इनकम बढ़ रही थी। आज लगभग 45 से 50 करोड़ लोग जो है मिडिल क्लास है, वो उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उनकी डिमांड रेट क्रिएट होती है, उससे सेविंग्स कर रहे हैं इंडिया अपने लगभग पर पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन का वो 20 से 25% सेव कर लेते हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और हमारी पॉपुलेशन काफ़ी यंग है, एजेड पॉपुलेशन नहीं है, यंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, जिससे कि हमारे देश में तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। लाइक कीजिएगा।